हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आपके जिस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, अगर केस बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो क्वेश्चन इज, लेबर्स सफर फ्रॉम लिटरेसी. India's literacy rate has increased 6 times since the end of the British rule in 1947, from 12% to 74% in recent times. Yet India has the world's largest population of illiterate people according to a report of Oxfam. तो ये एक आपको केस यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सिर्फ एक केस है, इसका यहाँ पे क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन एक्चुअल में आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। Ram asks the labor to dig a well up to a depth of 10 मीटर। तो राम ने क्या कहा है, राम ने एक लेबर को पूछा है कि उसको एक वेल को डग आउट करना है और कहाँ तक करना है, 10 मीटर तक करना है। लेबर चार्जेस ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। तो वो क्या करेगा, जैसे आपको यहाँ उसने कहा है कि इतना आपको अर्थ डग आउट करना है, ठीक है, यहाँ से लेके। तो ये 10 सेक्शन में डिवाइड है, 10 मीटर तक उसको करना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। तो उसने कहा कि मैं फर्स्ट मीटर जो अर्थ डग आउट करना है उसके तो ₹150 चार्जेस करूंगा, फिर एंड ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और उसके बाद जितने भी मीटर्स आते हैं उसके मैं ₹50 लूंगा। पहले वाले के 150 लूंगा, पहले वाले मीटर के, और उसके बाद में जितने भी मीटर्स आते हैं उनके मैं 50 मीटर्स लूंगा, और इस तरह से मैं पूरा 10 मीटर खोद दूंगा। तो एज लेबर वॉज अनएजुकेटेड, अब लेबर क्या था, अनएजुकेटेड था, तो उसको कैलकुलेट करना तो आया नहीं कि एक्चुअली मेरे कितने पैसे बनते हैं। तो उसने क्लेम कर दिया कि ही क्लेम्स ₹550 फॉर द होल वर्क। तो जो उसने रेट बताई ना, उस रेट के हिसाब से एक मीटर का वो फर्स्ट मीटर के 150 लेगा, बाकी के सारे 50 रुपीज लेगा। उसने बिना कैलकुलेट कर लिया कि मेरे टोटल ₹550 बनते, तो ये तुम मुझे दे देना, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ सीरीज इज फॉर्म फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, तो कितनी इससे आपकी कौन सी सीरीज बनती है, तो इससे हमारी एपी बनती है, क्योंकि फर्स्ट के कितने हो गए, 150 हो गए। फिर अगर वो सेकंड के 2 मीटर तक अगर खोदता है तो वो 150 प्लस 50 200 ले लेगा। थर्ड के 150 फिर 200 ले चुका है, अब यहाँ पे 250 ले लेगा। तो इस तरह से अगर हम इसको बनाए तो ये एक एपी बनेगी। देखो, सबसे पहले वो फर्स्ट के अगर 1 मीटर ही खोदता है तो 150 लेगा, अगर वो 2 मीटर खोदता है तो 150 प्लस 50 200 हो जाएगा, अगर 3 मीटर तक जाता है तो 200 प्लस 50 250 हो जाएगा, और फिर और आगे तक जाता है तो ये आपका 300 हो जाएगा। तो सबका यहाँ पे डिफरेंस सेम, इस तरह से वो 10 मीटर तक जाएगा, ठीक है। तो सब में 50-50 का डिफरेंस है, तो ये आपकी यहाँ पे क्या बन रही है, एक एपी बन रही है। फिर व्हाट शुड बी द एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड टू द लेबर, तो एक्चुअल अमाउंट कितना दिया था। तो देखो, ये सिंपल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, हमें एपी में जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मीटर के लिए उसने ₹150 दिया, प्लस 1 मीटर हो गया, बचे हुए 9 मीटर, बचे हुए 9 मीटर के लिए उसने कितने रुपीज मांगे थे, ₹50 मांगे थे। तो ये पहले मीटर का रेट हो गया, ये बाकी के बचे हुए मीटर का हो गया। तो ये हो गया 150 प्लस 5945, ये हो गया 450, 450 प्लस 150 हो गया आपका यहाँ पे 600। यानी कि उसने उसके बनते कितने थे, लेबर ने जो रेट बताई थी उसके अकॉर्डिंग उसके ₹600 बनते थे, लेकिन उसने मांगे कितने, ₹550 मांगे। यानी कि उसको कैलकुलेशन नहीं आती थी, तो उसने अपना ₹50 का नुकसान कर दिया। हाउ मच मनी डिड राम विल सेव इफ ही अग्री विथ 550, अगर राम उसके बताए हुए पैसे पे अग्री हो जाता है तो कैलकुलेशन से तो 600 बनते हैं, लेकिन उसने मांगे फिर 550, तो उसके कितने रुपीज सेव हो गए, यहाँ पे ₹550 बच गए, क्योंकि एक्चुअल में होते हैं ₹600 और वो जो लेबर है वो 550 पे अग्री हो गया, तो उसके ₹50 यहाँ पे क्या होते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, in AP sequence, if each term is multiplied by constant k, then the new sequence will be। तो अब जो आपकी कोई भी AP, हम यहाँ से रैंडम कोई भी AP ले लेते, लाइक कि मैंने जैसे यहाँ लिया 2 4 6 8 10 ले लिया, ठीक है। अब इसको किसी भी एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इस पूरी AP को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 3 2 6 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, और 10 3 30 हो जाएगा। देन द न्यू, अब बताओ क्या ये भी एपी है, पहले भी हमारी एपी थी और जब उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो अभी भी ये देखो, तो 12 माइनस 6 होता है, 18 माइनस 12 आपका 6 होता है, 24 माइनस 18 6 होता है, 30 माइनस 24 ये भी आपका 6 होता है। तो ये भी आपकी यहाँ पे क्या बनेगी, एक एपी ही बनेगी। हम सेम नंबर, किसी सीरीज को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या किसी एपी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर भी वो एपी ही रहेगी। नाउ ई,
इफ एपी सीक्वेंस हैज एन टर्म्स, कोई भी एक एपी है तो उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी हुई है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स उसमें है एन, देन द थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो ये कोई भी एपी है जिसके अंदर एन टर्म्स है और हमें फाइंड करनी है थर्ड टर्म फाइंड करनी, लेकिन फर्स्ट से नहीं फाइंड करनी है, वो हमें फाइंड करनी है लास्ट से, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट इज गिवन बाय वेयर एल इज द लास्ट टर्म, एल आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल आपकी यहाँ पे लास्ट टर्म है, ठीक है। तब आपको बताना है कि जैसे ये वाली एपी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 4 6 8 10, ये हमारी एक एपी है, तो फर्स्ट से थर्ड टर्म आपको बोली तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, ये थर्ड टर्म हो गई, ठीक है। मैं एक टर्म यहाँ पे और बढ़ा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, 10 और ये 12 हो गई। अब लास्ट से थर्ड टर्म का है तो ये हमारी थर्ड टर्म कौन सी आ रही है, 8 आ रही है, तो हमें इधर से फाइंड करना है। तो जब हम इधर से तो कोई भी टर्म फाइंड करते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यही टर्म अगर हम पीछे से फाइंड कर देते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये तो स्टार्टिंग से हो गई, तो ये हम ए एन फ्रॉम लास्ट, पीछे से हम इसको फाइंड कर रहे हैं तो ये आपका ए हो जाता है, सॉरी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए की जगह जब हम आगे से फाइंड करते हैं तो ये फर्स्ट टर्म होती है, जब इधर से फाइंड करते हैं तो लास्ट टर्म जो होती है वो हमारी फर्स्ट टर्म हो जाती है, तो यहाँ पे ए की जगह एल आ जाता है, प्लस की जगह पे माइनस आएगा, तो माइनस आपका क्यों आता है कि जब आप डी कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना आता है, 2 आता है, लेकिन जब आप इधर से फाइंड कर रहे हो ना तो ये आपका यहाँ पे 10 माइनस 12 कितना होता है, -2 होता है, इसकी वजह से ये माइनस, हम इस एपी को क्या करते हैं एक्चुअल में टर्न कर देते हैं, ये एपी आपकी 12 10, तो इसमें कंफ्यूजन, अच्छा आप फॉर्मूला याद कर लो कि आगे से फाइंड करना है कोई टर्म तो ए एन का ये वाला फॉर्मूला होगा, पीछे से अगर कोई टर्म फाइंड करनी है तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ए की जगह एल हो जाएगा, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो लास्ट टर्म तो आपकी एल ही है, एल ही हो गई, माइनस एन, एन आपका यहाँ पे कौन सा फाइंड करना, हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी, तो एन इक्वल टू आपका यहाँ पे 3 हो गया, तो ये हो गया 3 माइनस 1, और डी हमारा डी है, हमें कुछ पता नहीं है डी के बारे में, तो एल माइनस 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 डी हो गया, तो एल माइनस आपका ये हो गया 2 डी, तो आपका आंसर आ गया एल माइनस 2 डी। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, चलो मैं एक इससे आगे एक और क्वेश्चन बताती हूँ, फिर उसमें बताती हूँ कि बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं मैम एन क्या है और ए एन क्या है, तो आगे जो क्वेश्चन आ रहा है ना उसमें आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एन और ए एन में आपको कंफ्यूजन क्यों है। एन आपका होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे ये ए पी है, जैसे ये मैंने ए पी यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसमें एन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, एन इक्वल टू यहाँ पे 6 है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है, 6 है। अब आपको यहाँ पे कहे कि ए एन क्या है, तो ये लास्ट टर्म हो जाती है, या पर्टिकुलर कोई नंबर ऑफ टर्म, जैसे A1 हो गया, अगर मैंने ये ए एन है ना, ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ कोई टर्म होगी, सिर्फ अगर हम इसको वेरिएबल की फॉर्म में लेते हैं तो ए एन आपकी यहाँ पे लास्ट टर्म हो जाती है। अगर मैं A1 एन की जगह 1 रखूँ तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, एन की जगह 2 रखूँ तो सेकंड टर्म हो जाएगी, एन की जगह 3 रखा तो 6 हो जाएगी, तो ए एन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म होती है जो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, एन आपकी होती है टोटल नंबर ऑफ टर्म। अब इस एपी के अंदर आपको यहाँ पे डैश 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 और लगा ले तो आपको नहीं पता, तो उसमें आपको फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, अगर हम ऑड नंबर लेते हैं या इवन नंबर लेते हैं तो इस तरह से होता है। एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और ए एन आपकी कुछ नहीं है तो लास्ट टर्म होगी, और पर्टिकुलर कोई टर्म अगर आपको फाइंड करने कहते हैं कि आप फोर्थ टर्म फाइंड करो तो एन की जगह आप 4 लगा दोगे, तो A4 आप एक्चुअल में फाइंड कर रहे हो, तो A4 पर्टिकुलर यानी फोर्थ प्लेस पे कौन सा नंबर है वो वाला आपका ए एन हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो, तो जसपाल टेक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज कार, तो ये केस नंबर आपका क्या है 2 है। तो जसपाल ने अपनी कार खरीदने के लिए बैंक से क्या लिया, एक लोन लिया है। जसपाल सिंह रीपेज हिज लोन ऑफ रुपीज, तो ये आपका हो गया 1,18,000 बाय पेइंग, अब उसको फिर से कितना लोन चुकाना है वहां पे 1,18,000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1000। अब उसको जो भी उसने लोन लिया है कार के लिए तो उसको टोटल इतना अमाउंट वहां पे पे करना है, तो उसने क्या सोचा कि मैं इसको इंस्टॉलमेंट में देता हूँ, तो मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वहां पे 1000 रुपीज रखूंगा, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई 1000 रुपीज हो गए। फिर उसने कहा इफ ही इंक्रीजेस, अगर 1000 देता तो 1000 से डिवाइड करते और हमें पता चल जाता टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, बट उसने यहाँ पे क्या बोला कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट को एवरी मंथ इंक्रीज करेगा। तो एवरी मंथ वो कैसे इंक्रीज करेगा, 100 रुपीज वो एवरी मंथ बढ़ा देगा। फर्स्ट मंथ उसने 1000 दिए तो नेक्स्ट मंथ आपको वो वहाँ पे कितने देगा 1100 देगा, इसमें 100 ऐड कर दो
फिर इसमें वापस 100 ऐड कर दो तो 1100 प्लस 100 क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। फिर 1200 में 100 ऐड किया, फिर आपको 1300 हो जाएगा, और इस तरह से करके वो पूरे इतने पैसे चुका देगा। ठीक है, तो ये उसने एक एपी के सीरीज में उसको बना दिया, क्योंकि सब में 100 का डिफरेंस है। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो, 100 आएगा, इधर भी 100 आएगा, इधर भी 100 आएगा, तो ऐसे करके वो अपने पैसे चुका रहा है। इफ द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन एपी, अगर ये प्रॉब्लम आपकी एपी पे बेस्ड है, देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपको बताना है कि पहली टर्म क्या होगी और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। फर्स्ट टर्म यानी कि हमें ए फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस यानी कि हमें डी फाइंड करना है। तो ये हमने एपी बना दी है। फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ से कितनी आ रही है, ए कहो या A1 कहो, 1000 है, और क्योंकि 100 को आगे ऐड कर करके हम आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1100। चाहे इसमें से इसको करो, चाहे इधर करो, चाहे इधर करो, तो 1100 माइनस 1000, यानी डी आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा, और ए कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज। तो 100 और 1000 आपको जो क्वेश्चन में पहले पूछा है ना वही यहाँ चलेगा। पहले फर्स्ट टर्म पूछिए तो फर्स्ट टर्म आपकी पहले आनी चाहिए, 1000 पहले आना चाहिए। फिर कॉमन डिफरेंस पूछा है तो कॉमन डिफरेंस आपका 100 आना चाहिए। तो कुछ अगर गलती से ये सॉल्व, ये वाला टिक करे तो रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट टर्म पहले आनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस उसके बाद में आना चाहिए। हाँ, इन हाउ मैनी मंथ द लोन विल बी क्लियर। तो उसने टोटल 1 यहाँ पे 1,18,000 रुपीज उसको देना है, और इस तरह की उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, तो उसको कितना टाइम लगेगा ये सारी इंस्टॉलमेंट को क्लियर करने में, उसका लोन कितने महीने में क्लियर हो जाएगा। तो एक्चुअल में हमें ये बताना है कि इस तरह से लोन करके ये लोन उसका कितने महीने तक चलेगा। तो कितने महीने चलेगा यानी कि हमें एन फाइंड करना है। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है ना। तो आप यहाँ पे देखो, हमें ये क्या चीज पता है, हमें ये एस एन पता है कि इतना टोटल अमाउंट उसको इतना देना है। तो ये एक्चुअल में हमारे पास क्या है, एस एन है। हम बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, एस एन हमें पता है 1,18,000। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ए हमारे पास है 1000 है, डी कितना है, डी हमारे पास 100 है। अभी हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, यानी कि उसने कितने महीने तक लोन दिया इन पैसों को चुकाने के लिए वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं। हमें एस एन पता है ना, तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एस एन के 2 फॉर्मूले, बट हमें डी वाला, यहाँ डी पता है तो हम डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लास्ट टाइम हमें यहाँ नहीं पता तो हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। एस एन इक्वल टू एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। वैल्यू पुट कर लो, 1,18,000 इक्वल टू एन बाई 2, एन हमें नहीं पता, एन बाई 2,000 की जगह हमने 1000 रख दिया, ए की जगह 1000 रख दिया, प्लस एन हमें नहीं पता तो एन माइनस 1, और डी हमारा यहाँ पे हो गया 100। 2 को उधर ले जाते हैं तो ये हो गया 1,18,000 इंटू 2 इक्वल टू एन हो गया, एन बच गया, ये 2 तो उधर चला गया। देखो यहाँ 1000 है, यहाँ 100, तो हम 100 कॉमन ले सकते हैं। तो जितना हो सके उसको सिंप्लीफाई करो। तो 1000 में से 100 चला गया तो यहाँ पे 10 बच गया, 10 बच गया तो 10 इंटू 2, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 20 प्लस, और ये 100 उधर चला गया तो ओनली एन माइनस 1 बच गया। इस 100 को भी उधर ले जाते हैं तो ये 1,18,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय आपका 100 हो गया, इक्वल टू एन बचा यहाँ पे सिर्फ 100 उधर चला गया, एन अंदर लेके जाओ। पहले यहाँ सॉल्व करो, 20 माइनस 1 हो गया आपका 19, तो 19 इंटू एन 19 एन हो गया, एन इंटू एन तो ये हो गया एन स्क्वायर हो गया। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। फिर इसको हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, इसको नंबर जो भी बन रहा है इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो एन स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस का 19 एन लिख दिया, ये मल्टीप्लाई करो तो ये 2 0 0 हो गया, 8 2 16 का 6 कैरी 1, तो ये 2 अंदर 2 और 3 हो गया, 2 अंदर 2 2 3 6 आपका यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन ये 2 3 6 0 उधर से इधर आया है तो ये साइन इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके हम 2 3 6 0 के यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं। तो ये 2 टाइम गया 1 1 8 0 हो गया, फिर 2 टाइम गया 5 टाइम गया 9 टाइम गया 0 हो गया, फिर अगेन आपका यहाँ पे 2 टाइम गया तो 2 2 4 18, तो ये हो गया आपका 9 टाइम, और 1 बच गया तो 5 टाइम। ठीक है, ये 295 हो गया। फिर अब तो ये 5 से जाएगा, तो 5 से गया तो ये 5 5 25 4 4 9। तो आप यहाँ पे देखो 5 2 8, ये 2 2 2 3 टाइम तो 8 हो गया, 8 इंटू 5 हो गया 40, ये सब मिला के आपका यहाँ पे क्या हो रहा है 40। तो मैं देखती हूँ मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो 2 3 6 0 हो, और जिनका यहाँ माइनस का साइन है ना, तो माइनस करने पर ये n का मल्टीप्लाई यानी कि 19 आ जाए। तो 59 माइनस 40 आपका यहाँ पे कितना हो गया, 19 हो गया। तो हमें दोनों नंबर यहाँ पे मिल गए कि हमें ऐसे नंबर 2 नंबर चाहिए कि जिनका प्रोडक्ट करने पर तो 2 3 6 0 आए और माइनस करने पर 19 आ जाए।
प्रोडक्ट करने पर ये नंबर आए, माइनस ये माइनस, साइन माइनस का तो माइनस करने पर, प्लस होता तो प्लस करने पर, माइनस करने पर 99। तो ये दो नंबर हो गए। अब इसको यहाँ पुट कर लो, तो 0 इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 19 की जगह हमने रखा 59 माइनस 40, फिर ये एन हो गया माइनस 2360। नाउ ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं, प्लस प्लस तो ये हो गया प्लस 59 एन हो गया, प्लस माइनस माइनस तो ये हो गया 40 एन हो गया, माइनस 2360 हो गया। फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन ले लो, तो 0 इक्वल टू फर्स्ट टू में से कॉमन आया एन, तो एन प्लस 59 हो गया। फिर यहाँ से माइनस साइन है तो माइनस कॉमन आएगा, और ये 40, तो 40 और 2360 को हम यहाँ 59 इंटू 40 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 40, तो 40 40 यहाँ पे बाहर आ गया, तो ये हो गया एन, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 40 बाहर आ गया, तो यहाँ पे 59 बच गया। तो यहाँ से आपका 0 इक्वल टू क्या हो गया, एन प्लस 59 और ये एन माइनस 40 हो गया। तो 1 बाय 1 0 रखें, तो जब एन प्लस 59 इक्वल टू 0 है तो दिस इम्प्लाइज एन इक्वल टू आपका 59 हो गया, सॉरी माइनस का 59 हो गया। और जब एन माइनस 40 इक्वल टू 0 है तो दिस इम्प्लाइज एन इक्वल टू माइनस का 40 इधर आके प्लस का 40 हो गया। लेकिन हमें ये पता है कि नंबर ऑफ टर्म जो होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अब आप टर्म्स काउंट करोगे ना, मैंने इतनी इंस्टॉलमेंट दी, तो ये मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी, ये मेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट में थी, ये मेरी थर्ड थी, तो हम नेगेटिव में थोड़ी ना काम करते कि हमारी ये -1 वाली थी, ये -2 थी, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे, ये वाली हम नहीं लेंगे, हम ये वाली लेंगे। तो इसका मतलब एन इक्वल टू आपका कितना आ गया, यहाँ से 40 आ जाएगा। तो बी का आंसर यहाँ पे क्या हो गया, एन इक्वल टू 40, यानी कि उस अगर वो जो उसने अपनी कंडीशन बनाई कि मैं इस कंडीशन से पैसे दूंगा, तो उसकी टोटल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे बनती है 40। ठीक है, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। अब आप यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का डिफरेंस समझना। तो उसको टोटल 40 इंस्टॉलमेंट बन रही है उसके पैसे देने के लिए। तो अब आपको यहाँ पे क्या पूछा है, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। तो 30th पर्टिकुलर, जैसे ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे करते करते करके उसकी 30th नंबर पे जो इंस्टॉलमेंट आएगी ना, वो क्या आएगी, वो हमें फाइंड करना है। तो एक्चुअल में अब हमें यहाँ पे ए एन फाइंड करना है। आपको ये नहीं पूछा है कि टोटल 30 में इंस्टॉलमेंट देगा तो कितने पैसे जमा करेगा, वो नहीं पूछा। 30 नंबर पे कौन से, जैसे आपने इंस्टॉलमेंट दी तो आप कहते हो ना कि मेरी ये फर्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट है, अगर आप इसी तरह से कंडीशन लगा दो सेकंड मंथ की, थर्ड मंथ की, फोर्थ मंथ की, ये मेरी 12th मंथ की है, तो ऐसे ही उसने पूछा कि 30th मंथ में वो कौन सी क्या उसका अमाउंट होगा पे करने के लिए। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सी वाले क्वेश्चन में हमें ए एन फाइंड करना है, हमें 30th नंबर की 30th टर्म कौन सी है वो हमें फाइंड करना है। तो हमें एक्चुअल में यहाँ पे ए एन फाइंड करना है। तो ए आपको पता ही है, ए यहाँ पे हमारा 1000 है, डी आपका यहाँ पे 100 है, ओके और हमें यहाँ पे n इक्वल टू 30 दिया हुआ है, 30th इंस्टॉलमेंट ना, तो n इक्वल टू आपको 30 दिया हुआ है ना। फॉर्मूला लगा लो, तो ये चीज इसमें समझने की है कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यू पुट करो, ए एन हमें यहाँ पे फाइंड करना है, 30th नंबर पे कौन सी इंस्टॉलमेंट आएगी, ए की जगह रखा 1000 प्लस एन माइनस 1, तो 30 माइनस 1 और डी आपका यहाँ पे हो गया 100। तो ये हो गया आपका 1000, 30 माइनस 1 तो ये 29 इंटू 100 हो गया। तो ये हो गया आपका 1000 प्लस 2900 हो गया। तो 2900 प्लस 1000 तो 3900 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर वो इस तरह से इंस्टॉलमेंट देता है, पहले 1000 देगा, फिर 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करके अगर वो देता है, तो 30th नंबर पे उसका जो अमाउंट आएगा वो 3900 आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डी देखो, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट। अब टोटल 30 इंस्टॉलमेंट वो दे चुका है, तो आपको ये बताना है कि टोटल 30 इंस्टॉलमेंट में उसने टोटल कितना पैसा दिया है। तो ये दोनों क्वेश्चन इसीलिए मैंने कहा था, अब इसको अच्छे समझना, सेम लाइन है, सिर्फ यहाँ पे TH और यहाँ पे ओनली नंबर का फर्क है। तो हिंदी मीडियम वाले इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना कि यहाँ पे ये 30 नंबर पे कौन सी टर्म है वो कह रहे हैं। आपके क्लास में बच्चे बैठे ना, आप जैसे कहते हो ना, देखते हो कि यहाँ पे आपके क्लास में टोटल 30 सीट्स है, तो 30 वाली सीट पे कौन सा बच्चा बैठा है, तो 30 वाली नंबर पे वो कौन से पैसे देगा वो हमने यहाँ देखा है, और टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरह से इसको समझो, ठीक है। तो ये अब टोटल 30 इंस्टॉलमेंट में टोटल कितना अमाउंट वो पे करेगा, तो अब एक्चुअल में हमें SN फाइंड करना है, ठीक है। तो यानी कि हमें ऐसे ऐसे करते करते पूरा यहाँ पे 30 जो इंस्टॉलमेंट 3900 है, इन सब का सम करना है। तो SN आपका यहाँ पे ये हो गया। तो इसमें भी सेम आपका A आपको पता है 1000, D आपका है यहाँ पे 100, N आपका यहाँ पे है 30
और हमें यहाँ पे लास्ट टर्म भी पता है, A30 कितना है वो भी हमें यहाँ पे पता है, A30 तो फाइंड किया था हमने यहाँ पे। तो हम इसमें दोनों फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। हम सम वाला ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि S30 n की जगह 30 रखना है, n/2 30/2, 2 a की जगह 1000 रखो, 30 - 1 तो ये हो गया आपका यहाँ पे 29 इंटू डी आपका 100 हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तब भी यही आंसर आएगा। तो मैं आपको दूसरा वाला फॉर्मूला लिख के बता दी, इसमें आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करना, दूसरा वाला मेथड मैं आपको बता रही हूँ। तो Sn = n/2, जब भी लास्ट टर्म गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, a + l हो गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया n/2, तो ये हो गया आपका 30/2, a हो गया आपका यहाँ पे 1000 और l हो गया आपका यहाँ पे 3900। तो ये हो गया आपका 15 × 4900, तो ये हो गया 00, 15 × 9 135 का 5 कैरी 13 हो गया, ये 60 हो गया, 60 प्लस आपका यहाँ पे 13 हो गया 17, तो ये 73 आएगा, 73,500, यानी कि 30 इंस्टॉलमेंट में टोटल वो इतने रुपीज वहां पे देगा। समझ में आ गया? अब देखो इस फॉर्मूले में भी आप सॉल्व करके रखोगे ना, n/2 तो यहाँ पे 15 हो गया, तो ये 15 आपका यहाँ भी आ रहा है, 2a तो ये 2000 हो गया, और n - 1 इंटू डी तो ये 2900 है, तो 2900 प्लस 1000 3900 तो हो गया, ये देखो 39 एक सेकंड 2a ना, तो हाँ यहाँ पर 2000 हो जाएगा, ये 2000 और 2900, तो 2000 प्लस 2900 4900 हो गया, और n/2 तो आपका 15 है, ये सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया 73,500। What amount does he still have to pay after 30th इंस्टॉलमेंट? मतलब 30 इंस्टॉलमेंट वो जमा कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसका कितना अमाउंट बच रहा है, तो उसको टोटल कितना अमाउंट जमा कराना था, इतना अमाउंट उसको वहां पे पे करना था, और इसमें से उसने इतना पे कर दिया, तो अब बचा हुआ कितना है, तो टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ई वाले में आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो द रिमेनिंग अमाउंट पेड बाय हिम आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, टोटल में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया 44,500 रुपीज आ गए, यानी कि ये 44 ये वाला ये आंसर है हमारा। ओके, तो इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि इसमें से आपके टफ क्वेश्चंस आपके नहीं बनने वाले, इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो एग्जाम में अगर आपको बाय चांस अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।